Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub, and today we will start a new topic of chapter photosynthesis, that is chemiosmotic hypothesis. ओके अब तक हमने देखा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है वो कौन से फोटोसिस्टम से रिलेटेड है और कहाँ पर जो है वो टेक प्लेस करती है। देन हमने देखा कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। अब आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, मीन्स एटीपी सिंथेसाइज होता कैसे है, कि एटीपी की जो सिंथेसिस है, एटीपी बनता कैसे है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो जनरेट होता है जिसकी वजह से जो एटीपी है वो हमारा बनता है। आज हम इसकी हिस्ट्री जो है वो देखते हैं। और ये किसने दिया था, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस विल बी इज गिवन बाय पीटर माइकल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में एटीपी हो जो कैसे सिंथेसाइज्ड होता है। द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म लाइक इन रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस टू एटीपी सिंथेसिस लिंक टू द, जैसे रेस्पिरेशन के अंदर होता है कि एटीपी किससे होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट से जनरेट होता है, वैसे ही फोटोसिंथेसिस के अंदर भी जो एटीपी है वो कैसे बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट से बनता है। अब वो प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे जनरेट होता है वो हम इसके अंदर देखेंगे। देयर इज़ वन डिफरेंस तो हेयर, द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड द इनसाइड द मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट होता है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन होता है, दैट इज इन द ल्यूमेन। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेन। प्रोटॉन कहाँ होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हम चैप्टर 14 के अंदर आगे देखेंगे। ओके अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप में इसने ये बताया कि प्रोटॉन जो है वो कैसे, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो कैसे जनरेट होता है। राइट, सबसे पहले सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मैंने पहले भी डायग्राम बना के दिखाया, आज हम दोबारा से डायग्राम देखते हैं क्योंकि डायग्राम से हमें क्या है, ईजी समझ में आता है, इसलिए हमें डायग्राम हमारे माइंड में होना चाहिए। ये क्या होंगे, हमारे थाइलाकोइड है, ठीक है, ये पहले ही बनाया था। अब फोटो सिस्टम, ये वाला कौन सा पार्ट है हमारा, ये हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। ये कौन सा पार्ट है हमारा, नॉन एप्रेस्ड पार्ट है। कौन सा है ये, नॉन एप्रेस्ड पार्ट है। यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है, P700। ये कभी कभी कंफ्यूजिंग सा लगता है कि फोटो सिस्टम 1 के साथ 700, ठीक है। ये कौन सा हमारा फोटो सिस्टम 1 है, P700। ओके, देन आता है हमारा और अंदर वाले जो ये अंदर लेयर है, ओके, ये क्या है हमारा, ल्यूमन है। ल्यूमन के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है हमारा, फोटो सिस्टम सेकेंड, दैट इज़ द फोटो सिस्टम 680 नैनोमीटर, जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को जो है वो ऑब्जर्व करता है। ओके, अब इस ये बोलता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब फोटो सिस्टम सेकेंड ही जो किससे रिलेट करता है, यहाँ पे हमारी वाटर की स्प्लिटिंग से रिलेट करता है। किससे करता है, वाटर की स्प्लिटिंग से। और जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी, जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे, तभी तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलेगा, हमें ऑक्सीजन की इवोल्यूशन मिलेगी। क्या मिलेगी, ऑक्सीजन की इवोल्यूशन मिलेगी, प्लस हमें क्या मिलता है, 4 प्रोटॉन्स मिलते हैं, प्लस हमें क्या मिलता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ये सब हम कब मिल रहा है, जब वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। और वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ पर होती है, हमारी फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर टेक प्लेस करती है। अब फोटो सिस्टम सेकेंड कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारा ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट। और फोटो सिस्टम 1 कहाँ प्रेजेंट है, हमारा नॉन एप्रेस्ड पार्ट, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पर प्रेजेंट है। और ये वाला कौन सा पार्ट है हमारा, एप्रेस्ड रीजन है। 2 रीजन होते हैं भाई, नॉन एप्रेस्ड रीजन और एक होता है हमारा एप्रेस्ड रीजन। ओके, फोटो सिस्टम 1 बाहर, जो नॉन एप्रेस्ड में पार्ट में बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि फोटो सिस्टम 1 कहाँ प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम सेकेंड कहाँ प्रेजेंट है। इसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं और वो ईजी होते हैं उनको क्लैरिफाई करना। अब आगे अगर आपको ये पता होगा कि फोटो सिस्टम 1 ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि फोटो सिस्टम सेकेंड अगर ल्यूमन में प्रेजेंट है तो ल्यूमन के अंदर ही वाटर की स्प्लिटिंग होगी। और जहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो वहीं पर प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो जनरेट होगा। ओके, बट अगर हम ये देखें कि फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम सेकेंड, अगर हम इसी में कन्फ्यूज़ हो जाएं कि फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो नॉन एप्रेस्ड में प्रेजेंट हो,
तो प्रोटॉन हम वहाँ पे कर देंगे, मतलब उल्टा हमारा माइंड में चलेगा। इसलिए हमें पहले ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि फोटो सिस्टम 1 जो वो नॉन एप्रेस्ड पार्ट में प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम 2 जो वो एप्रेस्ड रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा ल्यूमन पार्ट है, जहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग टेक प्लेस करती है। वाटर की स्प्लिटिंग जहाँ टेक प्लेस करेगी वहीं पर हमें क्या मिल रहा है, हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे हो गया है, हमें 4 हाइड्रोजन आइंस जो है वो मिल गए हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये इनर साइड है मेम्ब्रेन की। द प्रोटॉन और द हाइड्रोजन आइंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकोइड, ये यहाँ पर क्या है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक ही थाइलेकोइड का जो है वो इसने डायग्राम बनाया है, राइट। मैं एक डायग्राम यहाँ पे अगर मैं बनाती हूँ, ये वाला, ओके। अब यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम 2 यानी कि P680 नैनोमीटर। जब इसको यहाँ पे हमें लाइट मिल रही है, 4 फोटोन जब ये ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, वाटर की ब्रेक डाउन करेगा, है ना। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देगा, यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, और हमें क्या मिलेगा, 4 प्रोटॉन्स, 4 हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ जो है हम बार बार कर चुके हैं, तो ये तो हमारे माइंड में फिक्स हो चुकी है। अब ये कह रहा है कि एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, अब यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर मूव करेंगे। प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। This happens because the primary acceptor of the electron which is located toward the outer side of the membrane, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला कहाँ बैठा है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करता है, कौन एक्सेप्ट करता है, P680 एक्सेप्ट करता है। कौन एक्सेप्ट करेगा, P680, वहीं से इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो हमारा चलता है। तो यहाँ पे बैठा है, जब इसको लाइट ऑब्जॉर्व हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो अब डाउन हिल के अंदर शो करेगा, ओके। which is located toward the outer side of the membrane, transfer its electron not to an electron carrier but to an hydrogen carrier. Hence, this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. Means जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ये किसको रिमूव कर रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन आयंस को। रिमूव अ प्रोटॉन when this molecule passes on its electron to an electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen side of the membrane. मतलब जो प्रोटॉन है वो कहाँ इकट्ठे स्टार्ट हो जाते हैं, ल्यूमन के अंदर स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं। वही चीज़ इसने इसके अंदर दिखाई है कि जो हाइड्रोजन आयंस है वो कहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ल्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ज़्यादा हाइड्रोजन होने की वजह से पीएच क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ओके। अब वही सीरीज़ जो चलेगी, जो सीरीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, हमारा प्लास्टोक्विनोन एक्सेप्ट करता है। उसके बाद फाइलोक्विनोन ए, फाइलोक्विनोन बी, देन साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, ओके। साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के बाद कहाँ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोसियानिन के पास जाते हैं। देन फोटोसिस्टम 1 यानी हमारा P700 के पास जो है वो चला जाता है। जब लाइट ये ऑब्जर्व करेंगे, 700 नैनोमीटर की जब ये लाइट ऑब्जर्व करता है तो ये भी एक्साइटेड हो जाता है। देन फेरेडॉक्सिन की सीरीज चलती है। एफएनआर क्या है, फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज है, जो NADP पॉजिटिव को रिड्यूस कर देता है NADPH के अंदर, ओके। ये जो है वो सीरीज़ चलती है। बट जब ये सीरीज़ चल रही है तो हमारा हाइड्रोजन आयंस कहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, ल्यूमन के अंदर। हमारा हाइड्रोजन आयंस मतलब प्रोटॉन्स जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है, ओके। द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मीन्स ये हमारी क्या है, ये ल्यूमन है, और ये बाहर वाली क्या है, ये ऐसा होता है, ये बाहर वाली क्या है, हमारी मेम्ब्रेन है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड ल्यूमन। ये क्या है, थाइलेकोइड
मेम्ब्रेन, और ये क्या है, थाइलेकॉइड ल्यूमेन। ओके, अब NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब इस साइड प्रेजेंट होता है हमारा, क्या प्रेजेंट होता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन्स दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फोटोसिस्टम 1। अब फोटोसिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, protons are necessary for the reduction of NADP positive to NADPH plus hydrogen ion. These protons are also removed from the stroma. अब ये क्या हो रहा है कि विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीजेस इन द नंबर वाइल इन द ल्यूमन देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोटॉन। मतलब जो बाहर की साइड है, ये जो स्ट्रोमा है, ये वाला पोर्शन क्या है, स्ट्रोमा है, यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस कम है और यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन तो यहीं रह रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन को अंदर भेज देते हैं, है ना, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे जब एक्यूमुलेट हो जाएगा तो अब एक तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आता है, एक ATP सिंथेज। क्या है, ATP सिंथेज, जो क्या करेगा, ATP की सिंथेसिस करेगा। अब ATP सिंथेज जो है वो एक स्ट्रक्चर है इस तरीके का, CF1 एंड CFO, ये क्या होती है, O जो है वो ओलिगोमाइसिन को जो है वो डिनोट करता है। CFO जो है वो अंदर की तरफ होता है, CF1 जो है वो बाहर की तरफ होता है। ये ऐसे जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है ना, उसके साथ ही ऐसे अटैच होता है। जब ये अटैच होता है और यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयंस, मतलब इसके ल्यूमेन के अंदर जब प्रोटॉन की ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो ये क्या करता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब जब ये रोटेट करेगा तो F बाहर आ जाएगा, F1 अंदर चला जाएगा, और जितनी बार बाहर आएगा ये हाइड्रोजन आयंस को जो है वो बाहर की तरफ क्या करेगा, रिलीज करेगा। मतलब हाई टू लो कंसंट्रेशन अब इसकी जो है वो मूवमेंट होगी। हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन जो है वो हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, अब मूव करेंगे। ओके, और ATP सिंथेसिस जो है, सिंथेस जो है वो एक ATP प्रोड्यूस करता है एवरी 3 प्रोटॉन्स के साथ। मतलब जब ये 3 प्रोटॉन को रिलीज कर देगा बाहर तो हमें क्या मिलेगा, एक ATP मिलेगा। एक ATP हमें यहाँ से मिल रहा है, ओके, और 3 हाइड्रोजन आयंस जब ये बाहर रिलीज करेगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 ATP मिलेगा। ओके, अब हम इसको रीड करके भी देखते हैं किसने क्या क्या लिखा हुआ है। Why are we so interested in the proton gradient? The gradient is important because it is the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP। मतलब जब वो breakdown, जब proton gradient break होगा तभी तो ATP बनेगा। The gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane to the stroma through the transmembrane channel। मतलब अब proton कैसे जो gradient है वो कैसे break होगा, जब movement होगी, कौन से चैनल की, CFO ऑफ द ATP सिंथेज। मतलब ये जो सब यूनिट है ATP सिंथेज की, जब ये मूवमेंट शो करेगा तभी हमारा ATP जो है वो बनेगा। द ATP सिंथेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, वही मैंने आपको बताया कि ATP सिंथेज के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक CFO, CF1। जो CFO है इज एम्बेडेड इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये ऐसे होता है, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो CFO है वो एम्बेडेड होता है, मतलब फिक्स होता है, एंड फॉर्म अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल दैट कैरीज आउट फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा और फैसिलिटेड होगा, ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। द अदर पोर्शन इज कॉल्ड द CF1। दूसरा पोर्शन कौन सा, CF1 बाहर की तरफ होगा, एंड प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। CF1 इनर सरफेस पर है, CF1 आउटर सरफेस पे है। द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड्स एनफ एनर्जी टू कॉज, जब प्रोटॉन बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से अब प्रेशर, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो जाता है कि वो प्रेशर जो है वो ब्रेक हो जाता है, और जब ये ब्रेक होता है तो इसकी क्या होगी, कन्फर्मेशनल चेंज होगा।
मतलब conformational change in the CF1 particle of the ATP synthesis which makes the enzyme synthesis several molecules of energy packed ATP। मतलब इनकी रोटेशन होती है, ये बाहर आकर ये अंदर जाता है, ये बाहर आता है, ATP हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ करता है, फिर अंदर जाता है, फिर हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ करता है, और एक मोमेंट में ये 3 हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ करेगा और हमें क्या मिलेगा, एक ATP मिलेगा। तो ये हमारी क्या है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि हाउ विल द प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट एंड हाउ एटीपी फॉर्म। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन, कीमोऑस्मोसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन, अ प्रोटॉन पंप, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेसिस। एक हमें मेम्ब्रेन चाहिए, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, a proton gradient and ATP synthase. Energy is used to pump proton across a membrane to create gradient or a high concentration of protons within thylakoid lumen. ATP synthase has a channel that allows diffusion of protons back across the membrane. This releases enough energy to activate the ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP. मीन्स ATP सिंथेज जो है वो अलो करता है डिफ्यूज़न को, जिसकी वजह से अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब अक्रॉस द मेम्ब्रेन अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयन कम है, तो वो क्या है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो उसको अलो करता है डिफ्यूज़न को, जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है, ATP की फॉर्मेशन होती है। Along with the NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic। मतलब ATP यहाँ पे बन रहा है, बट जैसे ही हमारा NADPH भी बनता है तो उसी टाइम ATP जो है वो इमीडिएटली यूज्ड अप भी हो जाता है, टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा के अंदर रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है उसी टाइम ATP जो बना था वो यूटिलाइज भी हो जाता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग। और ये NADPH किस लिए होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है CO2 की फिक्सिंग के लिए और शुगर की सिंथेसिस के लिए। ओके, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड, मतलब अब जो ATP और NADPH हमारा बना है वो आगे यूज़ कहाँ होगा। ओके।